इजराइल ने दावा किया था कि ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह हो चुके हैं। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान दोबारा कभी परमाणु कार्यक्रम शुरू नहीं कर पाएगा। लेकिन परंतु क्या आपने कभी सोचा है ईरान के परमाणु प्लांट पर अमेरिका का हमला इतना जबरदस्त था तो वहां से कभी रेडिएशन लीक की खबरें सामने क्यों नहीं आई? 400 किलो यूरेनियम, अगर उस पे एक्सप्लोजन हो रहा है तो नो रेडिएशन। बिग कंफ्यूजन। क्या हमले के समय फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु प्लांट पर संवर्धित यूरेनियम मौजूद नहीं था या था? या फिर इजराइल और अमेरिका के दावे सिर्फ दिखावट वाले हैं? सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट है कि ईरान इस समय डबल स्पीड से परमाणु बम बना रहा है। इस दावे के साथ दुनिया के परमाणु चौकीदार चौकन्ने हो गए हैं और इजराइल ईरान में युद्ध के बादल भी दोगुनी रफ्तार से मंडराने लगे हैं। सबसे पहले आपको ईरान के परमाणु बम बनाने से जुड़ी खबर आपके सामने। ब्रिटिश टैबलॉइड द सन के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है कि फोर्दो परमाणु केंद्र में तेजी से काम शुरू हो चुका है। ईरान परमाणु संयंत्रों को रिस्टोर करने में लगा है। ईरान कुछ ही महीने में परमाणु बम का परीक्षण कर अमेरिका तक को चौंका सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने यह परमाणु बम एक सीक्रेट साइट पर बनाना शुरू किया है। ईरान के न्यूक्लियर साइट फोर्दो प्लांट से भी ज्यादा गहराई में है और वहां पर एडवांस IR-9 सेंट्रीफ्यूजेस भी मौजूद हैं। क्या होता है ये IR-9 सेंट्रीफ्यूज? परमाणु बम बनाने में इसका प्रयोग कैसे होता है आपको हम सब कुछ बताने वाले। लेकिन अभी यह समझ लीजिए कि यह बात करीब करीब साफ हो चुकी है कि अमेरिकी हमले से ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान को अमेरिकी हमले की आशंका पहले से थी, इसीलिए फोर्दो और नतांज पर हमले से ठीक पहले ही उससे संवर्धित 400 किलो यूरेनियम निकाल लिया। इन्हें एक सीक्रेट न्यूक्लियर साइट पर शिफ्ट कर दिया। कहा जा रहा है कि इस सीक्रेट ठिकाने के बारे में ना तो इजराइल को पता था ना अमेरिका को पता था, और दावा तो यह भी है कि यहां अमेरिका चाहे तो भी B-2 बॉम्बर से कामयाब हमला नहीं कर सकता है। इस शो में हमने आपको कल बताया था कि उस बॉम्बर में जो बंकर बस्टर बम है ये उसका भी तो स्टॉक डिप्लीट कर चुका है अमेरिका का। अब वो हमला क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये न्यूक्लियर साइट फोर्दो से भी ज्यादा गहराई में। फोर्दो परमाणु ठिकाना अगर 250 से 300 फीट की गहराई में है तो ईरान का यह सीक्रेट प्लांट 300 फीट से भी ज्यादा गहराई में है। सोचिए, रिपोर्ट के अनुसार फोर्दो से ईरान ने संवर्धित यूरेनियम हटाया था और इसी सीक्रेट ठिकाने में शिफ्ट किया था जहां IR-9 सेंट्रीफ्यूज भी हैं। क्या यही वजह है कि ईरान ने IAEA को मना कर दिया है कि अब वो नहीं आए ईरान, उसके आने पर अब पाबंदी है, जिससे कि कहीं से यह ना पता लग पाए कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना तेजी से आगे बढ़ गया है और कितना तेजी से वहां पर यूरेनियम संवर्धन हो रहा है। अब लौटते हैं मूल प्रश्न पर। ईरान का यह IR-9 सेंट्रीफ्यूज है क्या? परमाणु बम बनाने में इसका इस्तेमाल कैसे होता है? देखिए, IR-9 सेंट्रीफ्यूज को ईरान के ही वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। कई मारे जा चुके हैं। यह 5वीं पीढ़ी का एडवांस न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज है। दरअसल सेंट्रीफ्यूज का काम यूरेनियम को संवर्धित करना है जो बहुत तेजी से घूमती है और प्राकृतिक यूरेनियम में मौजूद कणों को अलग करती है। जबकि ईरान का IR-9 सेंट्रीफ्यूज उसकी परमाणु संवर्धन तकनीक में सबसे उन्नत मॉडल माना जा रहा है जो यूरेनियम संवर्धन को 2 गुना तक तेज कर सकता है, यानी 90% तक यूरेनियम का संवर्धन जो पहले महीनों में होता था वो अब कुछ हफ्तों में ही हो सकता है। महीनों का काम हफ्तों में। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान 1 महीने के अंदर परमाणु बम बना लेगा। इस बात के संकेत ईरान की ओर से भी दिए जाने लगे हैं। इजराइल की ओर से चेतावनी देने का सिलसिला भी तेज है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान की परमाणु तैयारी से खतरा बहुत बढ़ गया है, ईरान को जवाब देना होगा। इजराइल ईरान में यह जुबानी जंग कभी भी बारूदी शोलों में तब्दील हो सकती है। देखिए, ईरान की मीडिया कह रही है कि हम परमाणु शक्ति संपन्न देश क्यों नहीं बन सकते हैं। इजराइल, अमेरिका कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु शक्ति आ गई तो वो पश्चिमी एशिया में तबाही के एटमी द्वार खोल देगा। कुल मिलाकर ईरान का परमाणु कार्यक्रम पश्चिमी एशिया में महाविनाश का कारण बन सकता है। इजराइल ईरान में फिर से युद्ध क्यों छिड़ सकता है, इसका पहला संकेत ईरान में हुए नए हमलों में छिपा है। कल रात विजुअल्स देखिएगा, पूर्वी ईरान में सुसाइड ड्रोन अटैक हुए थे। हमादान इलाके में ड्रोन हमले टारगेटेड थे।
IRGC कैंप को निशाना बनाकर अटैक किया गया। कई ड्रोन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सफल रहे। इस हमले से ईरान में दहशत है। ईरान के बड़े नेता फिर से हाइड आउट में चले गए हैं। ईरान की मीडिया ने खबरें दी हैं कि यह ड्रोन अटैक IRGC की मीटिंग पॉइंट पर हुआ। बेहस्ती इलाके में हो रही इस सीक्रेट मीटिंग में ड्रोन अटैक से कई अधिकारी मारे गए हैं, कई घायल हो गए हैं। IRGC की इमारत के बाहर एम्बुलेंस की कतार को देखा गया। कहा जा रहा है कि ईरान में यह ड्रोन हमला मोसाद ने कराया था। और तो और ईरान में मोसाद को स्टारलिंक सैटेलाइट से इंटरनेट की सर्विस मिल रही थी। मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन से तेहरान के 4 इलाकों में धमाके सुने गए। सीजफायर के बीच लगातार ड्रोन अटैक से ईरान गुस्से में है, क्योंकि यह दूसरा दिन बल्कि तीसरा दिन था जब ईरान पर ड्रोन से अटैक हुआ। हमदान के साथ साथ नसीम शहर में सैन्य ठिकाने टारगेट किए गए। इसीलिए ईरानी फौज ने बदले की तैयारी शुरू कर दी है। ईरानी अधिकारियों के हवाले से रशियन टाइम्स ने खबर दी है कि ईरान इजराइल पर फुल एंड फाइनल अटैक करने का प्लान बना रहा है। इजराइल ने हमला किया तो जवाब में नई पीढ़ी की मिसाइलें तेल अवीव में बरसाने की योजना है। इजराइल ईरान में दोबारा युद्ध शुरू होने वाला यह पहला संकेत तेहरान से मिला है, जबकि दूसरा संकेत इजराइल में हो रही हथियारों वाली हलचल से। इजराइल को अमेरिका से हथियारों की नई खेप मिल चुकी है। सोचिए, अमेरिका ने इजराइल को BLU-109 बंकर बस्टर बम दिए हैं। इजराइल को 2000 पाउंड के 3845 JDAM गाइडेड बम मिले हैं। अमेरिकी विदेश विभाग से $510 बिलियन के गोला बारूद की बिक्री को मंजूरी मिली है। वहीं जंग के बीच इजराइल को अमेरिका से 300 हेलफायर मिसाइलें भी मिली थी। सवाल यही है कि अब इजराइल ईरान में सीज फायर है, तब अमेरिका इजराइल को इतने खतरनाक बम क्यों दे रहा है? इसका जवाब आपको तीसरे संकेत में नेतन्याहू की अमेरिकी यात्रा से मिल सकता है। द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट है कि 7 जुलाई को नेतन्याहू ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर गाजा समझौते पर फाइनल बातचीत करेंगे। गाजा पर पूर्ण कब्जे को लेकर अंतिम फैसला हो सकता है। इस समझौते में सीरिया को शामिल करने पर भी चर्चा हो सकती है। सबसे बड़ी बात, नेतन्याहू के एजेंडे में सबसे ऊपर ईरान पर सेकेंड राउंड की बमबारी हो सकती है। और ये खबर इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि क्या लग रहा है, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी और दुनिया का सबसे रईस आदमी अब एक तरीके से बॉक्सिंग मैच में आ गए। हम बात कर रहे हैं ट्रंप और मस्क की दोस्ती और दुश्मनी वाले नए चैप्टर की। पहले दोस्ती, फिर भाईचारा, उसके बाद घर में आना जाना और फिर दोनों में दुश्मनी। जितनी शिद्दत से दोनों ने दोस्ती निभाई, अब उतनी ही शिद्दत से दोनों दुश्मनी भी निभा रहे हैं। और इन दोनों की दोस्ती और प्यार के बीच आ गया है एक बिल दा मामला है। सोचिए, क्या है ये बिल जिसे ट्रंप ने नाम दिया है द बिग ब्यूटीफुल बिल। लेकिन मस्क कह रहे हैं ये बिल ब्यूटीफुल नहीं बल्कि बदसूरत है। और अब दोनों के बीच धमकी की एक नई वेब सीरीज आ गई है। इस सीरीज का एक एक एपिसोड रोमांच से भरपूर है। दरअसल इस वक्त अमेरिकी सेनेट में बिग ब्यूटीफुल बिल पर वोटिंग हो रही है। अगर यह पास हुआ तो अमेरिका में एक कानून बन जाएगा। इस वोटिंग के ही बीच पहली धमकी मस्क की तरफ से आई। मस्क ने कहा कि अगर यह बिल पास हुआ तो अमेरिका में वो एक नई पार्टी बनाएंगे। मस्क की धमकी से ट्रंप इतने आहत हुए कि सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर मस्क से कहा, अच्छा, दोनों के अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एक का ट्रुथ सोशल और दूसरे का एक्स। खैर, ट्रंप ने कहा अमेरिका से अपनी दुकान बंद करो और अफ्रीका निकल लो। ट्रंप और मस्क की सार्वजनिक लड़ाई एक बार फिर दुनिया भर के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी है। और लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या अरबपति भी ऐसे लड़ते हैं? वैसे डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर ज़्यादा नहीं लिखते हैं, लेकिन जब जवाब देना होता है तो एक ही बार में अपनी पूरी कसर निकाल देते हैं। इस बार भी ट्रंप ने यही किया। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने पूरी भड़ास निकाल दी। फिर ना तो मस्क चुपे हुए और ना ही ट्रंप। जिस बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर अमेरिकी संसद में वोटिंग के लिए बहस हो रही है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल 1000 पेज का है। इसमें इसके सारे प्रावधान हैं। ट्रंप ने इसका बजट $4.2 ट्रिलियन रखा है। इस पर विवाद इसलिए हुआ है क्योंकि ज्यादातर का मानना है कि इस बिल से करोड़ों अमेरिकियों पर टैक्स का बोझ पड़ेगा। इस बिल पर मस्क ने कहा है कि इससे अमेरिका को सीधे $3.3 ट्रिलियन का नुकसान होगा। आलोचक इसे स्पेंडिंग मॉन्स्टर कह रहे हैं, यानी इस बिल से भारी खर्च पड़ेगा। यही वजह है कि इस बिल को लेकर अब मस्क और ट्रंप खुलकर आमने सामने आ गए। पहले इन दोनों की धमकियों की टाइमलाइन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पॉलिटिकल ब्रेकअप जो है किससे भारी पड़ने वाला है। मस्क ने कहा कि इस बिल में पागलों की तरह खर्च है। इस पर ट्रंप ने कहा कि इलॉन को पता था कि मैं ईवी मैंडेट के खिलाफ हूं। मस्क ने कहा कि बिल पास हुआ तो मैं अमेरिका पार्टी बनाऊंगा। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, अपनी दुकान बंद करो और अफ्रीका निकल लो।
मस्क ने कहा कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स असल में एक ही पार्टी हैं। ट्रंप ने जवाब दिया, इलॉन के रॉकेट, सैटेलाइट और कारें सब बंद हो जाएंगी। मस्क ने कहा कि जो बिल का समर्थन करेगा वो चुनाव हारेगा। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मस्क की दुकान बंद होने से अमेरिकी सरकार की भारी बचत होगी। सवाल यह है कि आखिर बिग ब्यूटीफुल बिल के वो कौन से प्रावधान हैं जिन्हें लेकर इतना ज्यादा झगड़ा है। लेकिन पहले आप मस्क और ट्रंप की लड़ाई पर फिक्र की रील देखिए। अब देखिए क्यों मस्क ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इससे अमेरिका में मेडिकल सहायता के $625 बिलियन की मदद बंद हो जाएगी। इस बिल से अमेरिका के $300 बिलियन के सप्लीमेंट न्यूट्रिशनल प्रोग्राम बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही $351 बिलियन की स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी बंद हो जाएगी। इस नए बिल से इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट का बजट 3 गुना बढ़ जाएगा। इसके साथ ही राज्य स्तरीय AI रेगुलेशन प्रोग्राम 10 वर्ष के लिए बंद कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के लाखों संघीय कर्मचारियों पर $50 बिलियन तक टैक्स बढ़ जाएगा। यही वजह है कि इलॉन मस्क खुलेआम कह रहे हैं कि ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका को दिवालिया कर देगा। सोचिए, ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने ओबामा केयर का विरोध किया था, ओबामा की इंश्योरेंस पॉलिसी का, क्योंकि उसके भी कुछ ऐसे ही एनेक्स्चर्स थे जिसको लेकर खर्चा बढ़ने वाला था। और अब वो ट्रंप द बिग ब्यूटीफुल बिल लेकर आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग। खैर, अब बात भारतीय नौसेना के नए योद्धा की। नौसेना को आज ऐसा युद्धपोत मिला जिसमें देवराज इंद्र के वज्र जैसी शक्ति है, रामायण से कनेक्शन है, किलर मिसाइलों वाली धार है, जिसका आदर्श वाक्य है सर्वदा सर्वत्र विजयी, यानी हमेशा और हर हाल में विजयी होना। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट आयन-ए-इस्तेमाल की। रूस के क्लिनिनग्राड शहर में इसे इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर वेस्टर्न नेवी कमांड के चीफ वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह मौजूद रहे। भारत और रूस के साझा प्रयास से तैयार आयन-ए-इस्तेमाल में 26% स्वदेशी उपकरण लगे हैं। इसे वेस्टर्न नेवी कमांड में तैनात किया जाएगा। इससे अरब सागर और पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के नजदीक समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। भारतीय नौसेना ने इसके कमीशन होने से पहले 5 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया है। हमने उसको थोड़ा सा कट करके आपके लिए लेकर आए हैं, ध्यान से देखिए। आयन-ए-इस्तेमाल अपनी गति, हथियारों और रणनीतिक क्षमताओं के कारण समुद्र में एक खतरनाक प्रहरी है। यही वजह है कि पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। घातक क्षमताओं के कारण इसे तलवार की उपाधि भी दी जाती है। इसमें समंदर और जमीन दोनों जगह टारगेट करने के लिए क्रूज मिसाइल लगी हैं। निगरानी के लिए आधुनिक रेडार हैं। पनडुब्बी रोधी फायरिंग सिस्टम है। आयन-ए-इस्तेमाल विदेश से आने वाला आखिरी युद्धपोत है। यानी अब भारत सिर्फ मेक इन इंडिया वॉरशिप पर फोकस करेगा। तमाल एक मल्टी रोल और स्टेल्थ यानी रेडार को चकमा देने वाला युद्धपोत है। रूस से मिलने वाली क्रीवाक क्लास फ्रिगेट सीरीज की ये अंतिम वॉरशिप है। तुशिल क्लास का हिस्सा तमाल पहले के तलवार और तेग क्लास से ज्यादा आधुनिक है। भारत 2 ऐसे ही युद्धपोत गोवा शिपयार्ड में बना रहा है जिनमें रूस की तकनीकी मदद मिल रही है। आयन-ए-इस्तेमाल में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें लगी हैं। इसके अलावा भारी टॉर्पीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेट इसे और भी घातक बनाते हैं। गोलियों की बौछार करने के लिए 100 मिलीमीटर की आधुनिक गन लगी हुई है। आयन-ए-इस्तेमाल में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और नेटवर्क आधारित लड़ाकू तकनीक भी मौजूद है, जो इसे युद्ध के मैदान में रणनीतिक बढ़त देती है। आयन-ए-इस्तेमाल S-500 जैसे एयर डिफेंस की पकड़ से बाहर है, जिससे ये समुद्र में लगभग अजेय हो जाता है। इस पर 250 से अधिक सैनिक तैनात हैं, जिन्होंने रूस की कठिन सर्दियों में कड़ा प्रशिक्षण लिया है। ये जवान किसी भी परिस्थिति में युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। 125 मीटर लंबा और करीब 3900 टन वजनी ये युद्धपोत 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ पड़ता है। एक बार में 3000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आयन-ए-इस्तेमाल में हमारे ग्रंथों, शास्त्रों और देवताओं की भी झलक मिलती है। आयन-ए-इस्तेमाल का नाम पौराणिक कथाओं में देवराज इंद्र की शक्तिशाली तलवार तमाल से प्रेरित है। तमाल इंद्र द्वारा युद्ध के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पौराणिक तलवार का प्रतीक है। इस जहाज का प्रतीक चिन्ह एक भालू है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं के चिरंजीवी भालू राजा जामवंत और रूस के राष्ट्रीय पशु यूरेशियन ब्राउन बेयर का मेल है। इस प्रतीक में भारत और रूस के बीच गहरे सांस्कृतिक और रक्षा सहयोग की झलक दिखती है। इस युद्धपोत के सैनिक
खुद को द ग्रेट बियर्स कहते हैं। इसका मोटो सर्वदा सर्वत्र विजयी इसकी अजय भावना को दर्शाता है। महीने की एक्सटेंसिव सी ट्रायल के बाद आज बाल्टिक सी के कैलिनिनग्रैड में आईएनएस तमाल को कमीशन किया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि आईएनएस तमाल की कंस्ट्रक्शन को मॉनिटरिंग किया इंडियन नेवल टीम में, और उसमें 1/4 से ज़्यादा जो सिस्टम्स हैं वो इंडिजिनस यानी कि भारत के हैं। ये आईएनएस तमाल जो है इसकी फायर टू वेट रेशो इतनी है जितनी पहले किसी वारशिप की नहीं थी, यानी कि स्पीड ज़्यादा, फायर पावर ज़्यादा, रेंज ज़्यादा, और फिर इसके अंदर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो वर्टिकली लॉन्च किए जा सकते हैं, यानी कि टारगेट को जैसे ही आप ट्रैक करेंगे तुरंत आप उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। इंडियन नेवी के तमाल की ताकत आपने देख ली। अब आपको भारत का वो बंकर बस्टर दिखाते हैं जिसके अमेरिकी GBU-57 बम से ज्यादा घातक होने का अनुमान है। हालांकि भारत का बंकर भेदी बम नहीं बल्कि मिसाइल क्षमता को बढ़ा रहा है। DRDO अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नया रूप बना रहा है। यह मिसाइल जमीन के अंदर बने मजबूत ठिकानों को भेदने में सक्षम होगी। अग्नि 5 का यह नया अवतार 7500 किलो बंकर भेदी हथियार ले जा सकता है। दावा है कि विस्फोट से पहले जमीन में 80 से 100 मीटर तक की गहराई में पेनिट्रेट करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्नि 5 के 2 नए रूप बनाए जा रहे हैं। एक में हवा में फटने वाला हथियार होगा जो जमीन के ऊपर के लक्ष्यों को टारगेट करेगा। दूसरा जमीन के अंदर गहराई तक घुसने वाली मिसाइल होगी। भारत की दूसरी सबसे ताकतवर पनडुब्बी मिसाइल K6 भी लगभग रेडी है। करीब 8000 किलोमीटर तक टारगेट करने वाली ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया इसकी जद में होगी। इसकी रफ्तार लगभग 9261 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। MIRV तकनीक की वजह से इसके जरिए एक ही मिसाइल से अलग अलग लक्ष्यों पर एक साथ हमला किया जा सकता है। इसकी स्पीड और रेंज से साफ है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल है। K6 के आने से भारत की ताकत 3 गुना बढ़ेगी, क्योंकि भारत थल, जल और वायु तीनों से परमाणु हमला कर सकेगा। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये मिसाइल भारत की डिफेंस लाइन को और मजबूती देगी। आज आपको ये भी जानना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले कुछ हफ्तों से भारत की हथियार शक्ति कैसे दुश्मनों की फिक्र बढ़ा रही है। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए बहुत जल्द रक्षा से जुड़े 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद DSC यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद की पहली बैठक होने वाली है। चर्चा है कि इसमें QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की 3 नई रेजिमेंट की खरीद पर मोहर लग सकती है। वायुसेना को 3 आधुनिक जासूसी विमान मिल सकते हैं। वायुसेना ने आई स्टार कार्यक्रम के तहत 3 विमानों की खरीद का प्रस्ताव रखा है, जिसको हरी झंडी मिल सकती है। फिक्र में अब एक ऐसी खबर जो दिल्ली में रहने वाले हर उस शख्स से जुड़ी है जो एक परिवार के सदस्य की तरह अपनी कार की देखभाल करता है, उसे संभाल कर रखता है ताकि वो लंबे वक्त तक उसका साथ देती रहे। लेकिन जो सवाल अब हम आपसे पूछने जा रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर इनमें एक का भी जवाब हाँ है तो आपकी गाड़ी कबाड़ बन चुकी है। दिल्ली वालों से सवाल यह है कि क्या आपके पास 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है? क्या आपकी डीजल कार 10 साल पुरानी हो गई है? क्या आपके 2 व्हीलर की उम्र एक्सपायर हो चुकी है? अगर हाँ तो मतलब आपकी पुरानी गाड़ी की कहानी अब खत्म हो चुकी है और अब दिल्ली में पुरानी गाड़ी चलाने की कीमत भारी भरकम जुर्माने से अदा करनी होगी। इसकी वजह है दिल्ली सरकार की ऐसी पॉलिसी जो आज से देश की राजधानी में लागू हो चुकी है और उसके तहत अब पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन इस दायरे में कौन कौन सी गाड़ियां आएंगी पहले उसे नोट कर लीजिए। देखिए, पेट्रोल से चलने वाली वो गाड़ियां जिनकी उम्र 15 साल या उससे ज़्यादा है, कोई ऐसी डीजल गाड़ी जो 10 साल या उससे ज़्यादा पुरानी हो गई हो, या फिर ऐसे 2 पहिया वाहन जिनकी उम्र रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से ख़त्म हो चुकी है। अब ऐसे किसी भी वाहन को दिल्ली में किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। इसे लेकर दिल्ली में EOL यानी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स पर एक्शन शुरू हो चुका है और कैमरों से बाकायदा इन गाड़ियों की निगरानी हो रही है। अगर ऐसी कोई गाड़ी पेट्रोल पंप पर आ रही है तो हाईटेक ANPR कैमरे की तकनीक से उनकी पहचान करने के बाद चालान हो रहा है।
अगर पेट्रोल गाड़ी 15 साल से ज़्यादा पुरानी है तो 10,000 रुपये का जुर्माना है। इसी तरह अगर डीजल गाड़ी 10 साल से ज़्यादा पुरानी है तो 10,000 रुपये का जुर्माना है, जबकि एक्सपायर हो चुके 2 व्हीलर्स को चलाने वाले लोगों को 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली में पेट्रोल पंप पर जो गाड़ियां आ रही हैं वो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी हैं या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी, इसका पता कैसे किया जाए? तो इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। दरअसल ये कार्रवाई ANPR सिस्टम द्वारा संचालित AI कैमरों की मदद से की जा रही है, जिन्हें दिल्ली के पेट्रोल पंप पर लगाया गया है। ANPR का मतलब है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। इसमें तकनीक में वो हाईटेक कैमरा है जो गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करता है। दिल्ली में करीब 400 पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जो पेट्रोल पंप पर किसी गाड़ी के आते ही नंबर प्लेट स्कैन करते हैं। नंबर स्कैन होने के बाद ये तुरंत रिसीवर सिस्टम में जाता है और परिवहन विभाग में मौजूद डेटा से उसकी डिटेल क्रॉस चेक होती है। फिर इसी डेटा से पता चल जाता है कि वाहन की उम्र कितनी है। अगर पेट्रोल गाड़ी 15 साल से पुरानी है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट कर देगा, और इसी तरह अगर डीजल गाड़ी 10 साल से ज़्यादा पुरानी है तो सिस्टम पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों को सतर्क कर देगा। इसके लिए पेट्रोल पंप पर लगे स्पीकर से तुरंत अनाउंसमेंट होगा, और न सिर्फ उस गाड़ी को फ्यूल नहीं मिलता बल्कि चालान भी कट जाता है। हम आपको ये तकनीक एक रील के जरिए समझाते हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि 1 जुलाई 2025 से राजधानी दिल्ली में चलने वाले 10 साल पुराने डीजल के वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार के इस आदेश का पालन करने के लिए बाकायदा पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के एक पेट्रोल पंप पर, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार के आदेश के बाद यहां पर बाकायदा एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा गया है कि जीवन समाप्ति वाले वाहनों अर्थात 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल के वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। हमारे को आदेश है कि ये जो यहाँ पर एक कैमरा लगाया हुआ है, कैमरे में जो गाड़ी रिकॉर्ड होगी उसकी आवाज़ आ जाती है कि इस गाड़ी को वाहन को तेल नहीं देना है, ये 15 साल पुराना वाहन है, तो हम उसको पेट्रोल डीजल नहीं देते क्योंकि हमारे मालिकों द्वारा सरकार द्वारा ऑर्डर है। पेट्रोल पंप कर्मचारियों को पूरी हिदायत दे दी गई है, और साथ ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं उन्हें भी यहाँ पे तैनात किया गया है। उसके अलावा आपको ठीक ऊपर ANPR कैमरे जो हैं वो नज़र आएंगे जो कि वाहन डाटाबेस से कनेक्ट हैं, और साथ में स्पीकर जो है वो आपको नज़र आएगा। यानी कि अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी गाड़ी निकलती है जो कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी है और जो 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है और यहाँ पे पहुँचती है तो बाकायदा स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट जो है वो हो जाएगी, जिसके चलते कर्मचारी जो है उनको पता लग जाएगा। अब आपको बता दें कि आखिर पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने का मकसद क्या है, इससे फायदा क्या होगा। सरकार का तर्क है कि इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे पेट्रोल और डीजल की मांग कम हो जाएगी, नई गाड़ियों के आने से सुरक्षा में इजाफा हो जाएगा और पुरानी गाड़ियों के हटने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। वैसे यहाँ एक बात आपको बता दें कि महंगी और नई गाड़ियाँ रफ्तार और नशे में गाड़ी चलाने के रिस्क को कवर नहीं करती हैं, इसीलिए ट्रैफिक नियमों का पालन भी जरूरी है। वैसे कहीं आपकी गाड़ी भी 10 साल या 15 साल पुरानी तो नहीं है? RC पर एक्सपायरी डेट है क्या? एक बार चेक जरूर कर लीजिए। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में इस वक्त EOL यानी एंड ऑफ लाइफ कैटेगरी में करीब 62 लाख गाड़ियां हैं। इनमें से 41 लाख सिर्फ 2 व्हीलर्स हैं, जबकि NCR में ऐसी गाड़ियों की संख्या करीब 44 लाख है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में नए नियम का पालन किया जा रहा है? सच ये है कि जब कोई नया नियम बन जाता है तो उसे तोड़ने वाले 2 कदम आगे निकलकर उससे बचने का कोई जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। हमारे कैमरे ने आज दिल्ली के कई पेट्रोल पंप पर ऐसी ही तस्वीरें रिकॉर्ड की, उन्हें भी देख लीजिए, जिसमें कोई टूटी नंबर प्लेट के साथ पेट्रोल भरने पहुंचा तो कोई स्कूटर का पुराना इंजन रिक्शे में लगा कर आया था। TV9 की खामी उजागर करने के बाद अब देखिए एक्शन भी शुरू हो गया है। सामने देखिए जैसे इस व्हीकल पे 2 व्हीलर पर नंबर प्लेट नहीं के बराबर है क्योंकि टूटी हुई है, तो ऐसे में जब इस खामी को उजागर किया गया है तो यहाँ पर देखिए अब ट्रैफिक विभाग के जो लोग हैं वो थोड़े मुस्तैद नज़र आ रहे हैं, और क्योंकि इस व्हीकल की पहचान नहीं हो सकती कि नया है कि पुराना है, तो ऐसे में अब एक्शन लिया जाना शुरू हुआ है।
भाई साहब, नंबर प्लेट क्या टूट गई है, क्या हुआ है? बच्चा ने तोड़ दिया है सर। अच्छा, कब तो से? उसके कब कम से कम 1.5 महीना हो गया, तो उसको फिर वो अप्लाई डेढ़ किया। महीना हो गया? जी, ये अप्लाई किया हुआ है, वो आ रहा है, उसके बाद लगेगा। तो यहाँ आपका से चालान हो रहा है, तो 1.5 महीने में ख्याल नहीं आया कि इसको बदलवाना चाहिए? सर ऐसा है, ऑनलाइन से आता है, ऐसा तो दुकान में है नहीं जो दुकान में मिल जाएगा। बताइए, अप्लाई कर दिया आपने? अप्लाई किया हुआ, अप्लाई लड़का कर दिया हमारी। नहीं, इसका तो अपराधी भी इस्तेमाल कर सकता है, नंबर प्लेट है ही नहीं। वो बात ठीक है। यहाँ पर एक जुगाड़ स्कूटर जो है वो लगा है, इसमें नंबर प्लेट भी नहीं है। ये कितना पुराना है? भाव ये टिम्बर पे चलाते हैं, कितना पुराना है? और अभी को हम ऐसे ही बनवा लेते हैं, चलाते हैं। हाँ, तो इसके कितना कोई नंबर प्लेट है क्या? हो गया 2 साल करीब। यानी कि पुराना ही होगा, 10-15 साल से पुराना हाँ, होगा। ये बताओ कैसे पता लगेगा कि नया पुराना है? तेल देते हो? नहीं, तेल नहीं डाला इसमें, मना कर देते हैं हम लोग। ये APNR कैमरा है और सामने देखिए ये वाहन है, इस पर नंबर प्लेट है नहीं या टूटी हुई है, तो कैसे पहचान करेगा? ये एक बड़ा लूप होल है सिस्टम के अंदर कि आपने कैमरे तो लगा दिए हैं जो कि नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज कर उसकी वैलिडिटी पता कर सकता है, लेकिन जिन वाहनों पर ये नंबर प्लेट टूटी हुई है या है ही नहीं, उनका कैसे पता लगेगा? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, अब बहुत सारी खबरें आपको बतानी हैं आगे भी, लेकिन पहले 9 बड़ी खबरें देख लेते हैं। बहुत सारी तेजी से खबरें देखिए सिर्फ 2 मिनट के अंदर। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर का उस ट्रेड डील से कोई लेना देना नहीं है जिसका जिक्र ट्रंप अपने बयानों में करते रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि 9 मई की रात जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की थी तो उस वक्त मैं उस कमरे में मौजूद था। जेडी वेंस ने कहा था कि अगर हमने कुछ शर्त नहीं मानी तो पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री पर पाकिस्तान की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने साफ संकेत दिया कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एस जयशंकर ने आगे बताया कि उस रात भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद अगली सुबह विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मुझे फोन किया और कहा कि पाकिस्तानी बातचीत के लिए तैयार है। आज 5 राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की गई है। तेलंगाना में के रामचंद्र राव, आंध्र प्रदेश में PVN माधव, उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट, महाराष्ट्र में रविंद्र चौहान और हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए गए। इस प्रकार कुल 21 राज्यों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हो गया। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जरूरी कोरम भी पूरा हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले कम से कम 50% प्रदेश इकाइयों में चुनाव होना जरूरी है। केंद्रीय कैबिनेट ने नई खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। नई नीति से देश भर में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी। नई नीति मौजूदा खेल नीति 2001 की जगह लेगी। इसका मकसद खेल की दुनिया में भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना, साथ ही ओलंपिक 2036 समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में मजबूत दावेदारी पेश करना है। कर्नाटक कांग्रेस में उठापटक की खबरों के बीच सूत्रों से खबर आ रही है कि फिलहाल राज्य में नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। एक दिन पहले नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को मल्लिकार्जुन खड़गे ने खारिज नहीं किया और फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया था। इसके बाद ही ये सवाल होने लगा कि क्या कर्नाटक में सीएम का चेहरा बदल जाएगा। हालांकि अब सूत्र बता रहे हैं कि सिद्धरामैया फिलहाल सेफ हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीधी भर्ती और प्रमोशन में रिजर्वेशन की औपचारिक नीति लागू हो गई। अब सर्वोच्च अदालत में स्टाफ की सीधी भर्तियों और प्रमोशन में SC कैटेगरी के लिए 15% और ST कैटेगरी के लिए 7.5% पद रिजर्व होंगे। ये व्यवस्था 23 जून से प्रभावी हो गई है। ये आरक्षण नीति जजों के लिए नहीं बल्कि रजिस्ट्रार, निजी सहायक, लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट और चेंबर असिस्टेंट जैसे पदों पर लागू होगी। किसी महिला को सिर्फ आई लव यू कहना यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने यह फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न तभी माना जाएगा जब शब्दों के साथ ऐसा व्यवहार हो जो स्पष्ट रूप से यौन इरादे को दर्शाता है। मध्य प्रदेश के मंत्री संपतिया उइके पर 1000 करोड़ की घूसखोरी का आरोप लगा है। ये इल्जाम जल जीवन मिशन के तहत राज्य को मिले फंड में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस पर पीएमओ ने 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। आरोपों पर मंत्री संपतिया उइके ने सफाई दी है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। वो हर जांच के लिए तैयार है। कर्नाटक के हासन जिले में पिछले 1 महीने में हार्ट अटैक से 20 से ज़्यादा लोगों की मौत पर राज्य सरकार ने जांच के आदेश जारी कर दिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मौत के सही कारणों का पता लगाने और उचित उपाय सुझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसे 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
अरब सागर में बड़ा हादसा टल गया। भारतीय नौसेना ने पलाऊ झंडा लगे टैंकर पर लगी आग बुझा दी। 29 जून की सुबह मिशन पर तैनात INS ताबार को MTY चेंग्स 6 से इमरजेंसी मेडे कॉल मिला था, जिसमें बताया गया था कि UAE से करीब 80 नॉटिकल मील की दूरी पर उसके इंजन रूम में भीषण आग लग गई है। इसके बाद नेवी ने ऑपरेशन शुरू किया और सभी 14 भारतीय क्रू मेंबर्स की जान बचा ली। अब बड़ी चिंताजनक खबर आ रही है। फिक्र में बात कर रहे हैं देश में आई बाढ़ और बारिश के रौद्र रूप की। पिछले 24 घंटे से देश के पहाड़ी राज्यों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है और उसके बाद जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश के मंडी से आया है। मंडी के बिजनी में बन रहे टनल का ऊपरी हिस्सा गिर गया। टनल के काम में लगे मजदूर और दूसरे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। लैंडस्लाइड के इस लाइव वीडियो में आप देख सकते हैं कि अचानक पहाड़ गिरने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। लैंडस्लाइड से टनल का मुख्य द्वार बंद हो गया। गनीमत रही कि अंदर मजदूर नहीं थे। अब मंडी से ही आया ये दूसरा वीडियो देखें। यहाँ भीषण बारिश और बादल फटने के बाद मलबे का सैलाब कहर ढाने लगा। इसके शोर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह ये जानलेवा साबित हो सकता है। अब घरों के ठीक सामने बहते सैलाब का ये रौद्र रूप देखिए। यहाँ लोग घरों में कैद हो गए। कोई भी व्यक्ति घर के नीचे कदम नहीं रख सकता। हिमाचल में इस बारिश और बादल फटने से 250 सड़कें बंद हो गई हैं। 614 पावर लाइन्स को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही 130 वाटर सिस्टम प्रभावित हुए हैं। अब इस वीडियो को देखिए। यहाँ इतनी तेज़ बारिश हुई कि हिमाचल के कुकलाहा में एक पुल बह गया। इसके साथ ही कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। इस इलाके में 2 जगह बादल फटा है। एक व्यक्ति की मौत हुई है। 7 लोग गायब हो गए हैं। इसके पास बाखली खाद में 16 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है। ये चौंकाने वाला वीडियो शिमला से आया है। शिमला में एक 5 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई है। गनीमत रही कि पिछली रात ही इस भवन को खाली करवा लिया गया था। इससे बड़ा हादसा टल गया। इमारत गिरने की इस घटना ने 4 लेन निर्माण कार्य में कोताही के आरोपों को फिर से हवा दे दी है। इस घर के मालिक ने आरोप लगाया है कि 4 लेन निर्माण की वजह से ही उनके घर में दरारें आ गई थी। अब भी कई मकान खतरे की जद में हैं। हिमाचल के अलावा भी देश के दूसरे हिस्सों में बाढ़ बारिश से तबाही मची है। रुड़की में एहतियात के तौर पर SDRF ने मॉक ड्रिल की है। दूसरी तरफ छतरपुर से आई ये तस्वीर देखें। यहाँ जटाशंकर धाम में पानी घुस गया है। मंदिर की सीढ़ियाँ, मंदिर परिसर, हर जगह झरने की तरह पानी बह रहा है। तीसरी तस्वीर यूपी के लखीमपुर खीरी से आई है। यहाँ शारदा नदी में आई भीषण बाढ़ तबाही मचा रही है और लगातार ये बाढ़ कई घरों को नुकसान पहुंचा रही है। चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 6 से 7 दिनों में पूरे देश में जमकर बारिश होने की संभावना है। आप खुद देखिए आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। 15-20 दिन से लगातार बारिश से हो रही है और जगह जगह बादल फट रहे हैं और जो हमारे नाले हैं वो भी नदियों में मिलते हैं, उनमें भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और उस सबसे नदी का भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो झमाझम बारिश हुई है। झमाझम बारिश के कारण जल स्तर खूब तेजी से बढ़ रहा है और श्रद्धालु भी तेजी से बढ़ रहे हैं। यही जटाशंकर भगवान की बड़ी कृपा है। ये सुबह 7 बजे से एक लगातार बारिश हो रही। यहाँ पर गाँव को भी बहावे को बच्चा पैदा सबका नुकसान है। शीरखड़ है, अलीखड़ है, वहाँ पे एक लेडी बह गई। और तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया करके आप नदी नालों के पास ना जाएं और बिना वजह के आप लोग ट्रैवल ना करें। देर रात में ट्रैवल ना करें, जैसे कि पहाड़ों पे लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, तो कोई पत्थर वगैरह गिर सकता है तो इंजरी या डेथ हो सकती है।
और अब बात करते हैं इंडियन रेलवे के नए डिजिटल हेल्पर की, यानी रेल वन ऐप की, जिसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेल से जुड़ी कई सारी ऐप तो पहले से ही मौजूद हैं, फिर इस नए ऐप में क्या खास है। तो आपको बता दें कि पहले आपको जो सुविधा अलग अलग ऐप से मिलती थी वो सारी अब इस एक ऐप में मिलेगी, यानी अलग अलग ऐप का जो झंझट है अब खत्म हो जाएगा। आप इसे रेलवे का एक सुपर ऐप भी कह सकते हैं, जिसमें यात्रियों को टिकट बुकिंग से लेकर खाना ऑर्डर करने तक और प्लेटफॉर्म टिकट से लेकर शिकायत दर्ज करने तक की सुविधा मिलती है। इसीलिए हम इसे रेलवे का डिजिटल हेल्पर कह रहे हैं। जो लोग ट्रेन में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं उन्हें ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये एक ऐप आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है। इस रेल वन ऐप से आप टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, ट्रेनों की जानकारी ले सकते हैं, टिकट का PNR स्टेटस जान सकते हैं, ट्रेन में अपनी बोगी की पोजीशन पता कर सकते हैं, ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट भी इस ऐप से बुक कर सकते हैं। सफ़र के दौरान ट्रेन में खाना ऑर्डर करने की भी सुविधा ये ऐप देता है। साथ ही अगर आपको किसी तरह की कोई शिकायत है तो उसे भी आप इस ऐप की मदद से दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा TDR यानी टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट फाइल करने का विकल्प भी इस रेल वन ऐप पर दिया गया है। तो जो काम करने के लिए आपको अलग अलग ऐप का सहारा लेना पड़ता था या फिर लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, वो सब आप मोबाइल से कर पाएंगे। बस आपको रेल वन ऐप का इस्तेमाल करना है। इस ऐप को CRIS ने डेवलप किया है और इसे IRCTC के साथ इंटीग्रेट किया गया है। ये सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि रेल में सफ़र करने वाले यात्रियों का डिजिटल मित्र भी है, जिसके साथ सफ़र करने से यात्रियों को सहज, सुरक्षित और भरोसेमंद अनुभव होगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मिडिल क्लास के परिवार हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। उनके लिए कैसी हम फैसिलिटीज़ कर सकें, किस तरह से सुविधाएं बढ़ा सकें, आज रेल वन ऐप का आरंभ होना उसी भावना के तहत है। कैसे लोगों को टिकट की खिड़की पे चक्कर ना काटना पड़े, वहाँ लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना रहना पड़े। तो कॉन्सेप्ट यह है कि जितने भी यात्री हमारे यहाँ यात्रा करते हैं और रेलवे की सेवाओं का लाभ लेते हैं, उनको एक ऐसा ऐप प्रदान किया जाए कि उनकी सारी नेसेसिटी, सारी रिक्वायरमेंट जो है वह सिंगल प्लेटफॉर्म पर पूरी हो जाए। जैसे यदि आपको जर्नी प्लान करनी है, रिजर्व टिकट लेना हो या अनरिजर्व टिकट लेना हो, यानी कि UTS टिकट लेना हो या प्लेटफॉर्म टिकट लेना हो, वह आप इस ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको अपने ट्रेन के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो सर्च योर ट्रेन की सुविधा दी गई है। PNR स्टेटस आप इसके माध्यम से जान सकते हैं। ट्रेन का लोकेशन क्या है वह भी आप इस ऐप के माध्यम से जान सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर द फूड, दैट आल्सो कैन बी डन थ्रू दिस ऐप। या तो आप नए सिरे से इसमें लॉगिन कर सकते हैं, या जो हमारे यूजर्स रेल कनेक्ट या UTS ऑन मोबाइल के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो अपना सेम जो लॉगिन ID और पासवर्ड है उसका उपयोग करते हुए इस रेल वन ऐप से भी जुड़ सकते हैं। और अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसे आप चिकित्सा क्रांति से भी जोड़ सकते हैं। इस खबर को देखने के बाद फिक्र के सभी फैंस को थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, उनके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या ऐसा संभव है। तो ध्यान से पूरी खबर देखिएगा और जानिएगा मेडिकल के क्षेत्र में इंसान कितनी तरक्की कर रहा है। कहानी कुछ ऐसी है कि तिब्बत के प्लासा में डॉक्टर्स की एक टीम थी। चीन की राजधानी बीजिंग में लिवर के 2 मरीज थे। 5000 किलोमीटर की दूरी से डॉक्टरों ने 2 मरीज की रोबोटिक सर्जरी की, मतलब उनका ऑपरेशन किया। सोचिए, डॉक्टर और मरीज की दूरी 5000 किलोमीटर। अब आपके मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि आखिर ये कैसे संभव हो पाया। तो इसके लिए सैटेलाइट की मदद ली गई। अपस्टार 6D उपग्रह के माध्यम से रोबोटिक सर्जरी की गई, मतलब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेशन किया गया और ये सफल भी रहा। आपको बता दें कि चीन में PLA जनरल अस्पताल के प्रोफेसर रोंगलियू के नेतृत्व में यह ऑपरेशन किया गया है। इस खबर को और विस्तार देते हैं। तिब्बत के प्लासा के एक ऑपरेटिंग सेंटर से बीजिंग में मौजूद 2 मरीजों की लिवर सर्जरी की गई। दोनों मरीज बीजिंग के अस्पताल में भर्ती थे। एक मरीज जो कि 68 वर्ष का है, उसे लिवर कैंसर की बीमारी थी। दूसरे मरीज की आयु 56 वर्ष थी, जिसके लिवर में ट्यूमर था। खास बात यह हो रही थी कि 5000 किलोमीटर की दूरी से डॉक्टर्स ने 125 मिनट के अंदर सर्जरी कर दी। इससे भी विशेष बात यह रही कि 24 घंटे के अंदर दोनों मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पहली बार इतनी लंबी दूरी से सर्जरी उपग्रह संचार का उपयोग करके की गई।
आपदा की स्थिति में यह व्यवस्था बहुत कारगर साबित हो सकती है। दूर दराज, वंचित या आपदाग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधा मिल सकती है। ये गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की फिक्र दूर करने वाली खबर है। इसीलिए जानना चाहिए कि एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह क्या है। 9 जुलाई 2020 को चीन ने एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इस उपग्रह को चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने विकसित किया। यह चीन के पहले ग्लोबल हाई थ्रूपुट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। यह तकनीक 5G नेटवर्क के साथ मिलकर काम करती है। खैर, फिक्र की अगली खबर थोड़ी अलग, थोड़ी अनूठी है। यह खबर शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी और ट्रैफिक से लोगों को राहत देने वाली है। आप सड़कों पर पसीना बहाते हुए नहीं बल्कि ट्रैफिक के ऊपर से उड़ते हुए यात्रा कर सकेंगे। हवाई सेवा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति है। अब सड़क पर नहीं, हवा में उड़ने वाली टैक्सी आ गई हैं। दुबई में पहली बार इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का सफल ट्रायल किया गया है। इसके जरिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाम जुमेरा तक पहुंचने में केवल 12 मिनट लगेंगे। अब ये दूरी कार से तय करने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। एरियल टैक्सी के लिए इस्तेमाल किए गए एयरक्राफ्ट की रेंज 160 किलोमीटर तक है। इसकी टॉप स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। एरियल टैक्सी की कमर्शियल फ्लाइट्स अगले वर्ष से शुरू हो सकती है। इसके लिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्टेशन बनाया जा रहा है। इस एरियल टैक्सी में पायलट के अलावा 4 यात्री बैठ सकते हैं। इसके वजन सहने की क्षमता 450 किलो है। शुरुआत में 4 स्पॉट से सुविधा मिलेगी। इनमें दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पाम जुमेरा, दुबई डाउनटाउन और दुबई मरीना शामिल हैं। अब ये समझते हैं कि दुबई में उड़ने वाली टैक्सी काम कैसे करेगी। इसके लिए इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। मतलब इसके लिए बड़े लैंडिंग एरिया की जरूरत नहीं होगी। यह पूरी तरह से बैटरी चलित एयर टैक्सी है। इसमें 4 बैटरी लगाई गई हैं और इसके विंग पर फिट की गई हैं। कुछ ही मिनटों में यह बैटरी चार्ज हो जाती है। ये एरियल टैक्सी शहरों के बीच जीरो इमिशन और फास्ट ट्रैवल के लिए डिज़ाइन की गई है। यानी प्रदूषण से भी बचा जा सकेगा और समय की बचत भी होगी। खासतौर से घनी आबादी और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कारगर होगी। पिछले कुछ वर्षों में उड़ने वाली टैक्सी के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जा रहा था। ये शहरों में ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये सेवा अगले साल से आम लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी, जिससे न केवल उनका समय बचेगा बल्कि विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। इसे भविष्य की सवारी कहा जा सकता है।